When diplomacy ends, war begins. Hello everyone, my name is Vikram Sharma and I welcome you all to my YouTube channel. The topic that we are going to discuss today is NATO. Now what is this organization is really about? Because आपने जरूर देखा होगा कि जो अभी रूसो यूक्रेन क्राइसिस चल रहे हैं, रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, उसके जो रीजन है जो बहुत बड़ा है वो नेटो ही है। तो हमें ये समझना होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किस सर्कमस्टांसिस में बना, कैसे बना और आज ये रशिया के लिए इतना बड़ा थ्रेट कैसे बन चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो मोटो है वन फॉर ऑल फॉर वन। इसका मीनिंग क्या है? अटैक ऑन वन विल बी कंसिडर्ड एज अटैक ऑन ऑल, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट। चलिए हम अपने लेक्चर के साथ शुरू करते हैं। दिस इज अवर पार्ट वन, ये हमारा पार्ट वन है। हमने बेसिकली इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया है ताकि हम अच्छे से समझ सकें। पार्ट वन हमारा ज्यादा रहेगा कि नेटो क्या है और पार्ट टू में हम नेटो के साथ रूसो यूक्रेन वॉर को भी इंक्लूड करेंगे। चलिए अब हम इसे समझते हैं आगे, दैट हाउ इट वाज फॉर्म्ड। सो फर्स्टली वी हैव टू गो इनटू द बैकड्रॉप, दैट इज द वर्ल्ड वॉर टू। देखिए वर्ल्ड वॉर टू जो स्टार्ट हुआ इट वाज फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ 1939 टू 1945। देखिए आप बिल्कुल ध्यान से और आराम से लेक्चर को सुनिएगा और जहां पे आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लगे तो आप उसको चाहे लिख लीजिएगा साइड में, बिकॉज ये टॉपिक हमारे पॉलिटिकल साइंस है इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल और GS2 इंटरनेशनल रिलेशन में काफी बड़ा रोल प्ले करता है। ओके और वैसे भी नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ओनली, जनरली स्टूडेंट्स को पता भी होना चाहिए कि पूरा एग्जैक्ट मैटर है क्या ये। ओके तो वर्ल्ड वॉर टू लगी, इट वाज फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ 1939 टू 1945। वर्ल्ड वॉर टू में पावर्स दो भाग में डिवाइड हो गई, एक थी एलाइड पावर और दूसरी थी एक्सिस पावर। एक्सिस पावर जनरली आप कहें तो वो लोग जो डिक्टेटर थे या फिर हम कह सकते हैं जो एम्परर्स टाइप ज्यादा थे, बट एम्परर तो इधर भी थे, वो यूके वाले थे। ओके बट डेमोक्रेटिक भी थे ये। तो एक्सिस पावर में हमारे पास आता है जर्मनी। जर्मनी वाज रूल्ड बाय एट दैट टाइम बाय द एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट इज द जापान, हिरोहितो एंड थर्ड इज द इटली, बेनिटो मुसोलिनी। ओके ये तीनों इकट्ठे थे। और एलाइड पावर में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USSR, रशिया, ओके, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना और भी काफी सारी कंट्रीज थी, बट मैंने कुछ कंट्रीज को इसमें लिखा है। इन दोनों के बीच में लड़ाई हुआ था और जो जीते थे वो कौन थे? एलाइड पावर्स। ओके अब एलाइड पावर्स तो जीत गए। अब हम आगे देखते हैं कि भाई पूरा मैटर क्या हुआ। एलाइड पावर्स कब जीते? वैसे तो देखिए पूरा एलाइड पावर्स का कलेक्टिव विक्ट्री था ये, बट 1945 में यूएसए ड्रॉप्ड एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन द हिरोशिमा एंड नागासाकी। ये आप बचपन से जानते हैं, स्कूल में भी आपने बहुत पढ़ा होगा कि हम सबको पता है कि यूएसए ने ये, इसके बाद में छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपको बताना चाहता हूं, आपको काम आएगी। जो प्रोजेक्ट का नाम था, क्योंकि यूएसए ने जो प्रोजेक्ट वर्ल्ड में पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब्स का जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था उसका नाम था प्रोजेक्ट ट्रिनिटी और प्रोजेक्ट मैनहट्टन। ओके ये आप याद रखिएगा, उस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट ट्रिनिटी और प्रोजेक्ट मैनहट्टन। और जो उसको पूरे प्रोजेक्ट को यूएसए की तरफ से न्यूक्लियर बॉम्ब के प्रोजेक्ट को कंडक्ट कर रहे थे, उनका जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था ओपनहाइमर और भगवत गीता के बहुत बड़े फॉलोअर थे वो, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं यहाँ पे। ओके वो एक अलग कहानी है। तो जापान माना जाता है, अलग अलग थ्योरीज हैं कि जापान वाज नॉट रेडी टू सरेंडर, जापान सरेंडर नहीं कर रहा था, और कुछ कहते हैं कि जापान ने सरेंडर कर दिया था, यूएसए ने जान के गिरा, वो अब अलग कहानियां हैं। बट अल्टीमेटली भाई यूएसए ने दो बॉम्ब्स गिर दिए इनके ऊपर, दो सिटीज के ऊपर, एक हिरोशिमा एंड नागासाकी। एक बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय और दूसरे का नाम था फैट मैन। ओके और अप्रोक्सीमेटली 10 लाख के आसपास लोगों की डेथ हो गई इसमें और एक वर्ल्ड का बहुत बड़ा डिजास्टर माना जाता है ये। और इससे हुआ क्या कि यूएसए का लेवल राइज हो गया वर्ल्ड में, क्योंकि ना जो यूएसए के एलाइज थे जो मैंने आपको पहले बताए हैं एलाइड पावर्स में, रशिया तक को नहीं पता था। हालांकि यूएसए ने कहते हैं कि यूके को बता रखा था कि वी आर डेवलपिंग द न्यूक्लियर वेपन्स, बट यूएसए ने रशिया को नहीं बताया था। एंड एट दैट टाइम द रूलर ऑफ द रशिया वाज द स्टेलिन, जोसेफ स्टेलिन, डिक्टेटर, बहुत कट्टर आदमी थे वो। तो रशिया को बहुत बुरा लगा था दैट यूएसए हैज नॉट इन्फॉर्म्ड द रशिया दैट दे आर गोइंग टू ड्रॉप द न्यूक्लियर बॉम्ब्स। और इसके बाद कहते हैं थोड़ा रशिया भी डर गया था। और अब इसके बाद कौन सी लड़ाई शुरू हो जाएगी? दैट इज द बैटल फॉर द सुप्रीमेसी, कि भाई हम दोनों में बड़ा कौन है, कि रशिया बड़ा है या फिर यूएसए बड़ा है। तो एलाइड पावर तो जीत गए जो आपने देखे हैं, बट यूएसए और यूएसएसआर के बीच में डिस्टेंस स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब यूएसए थोड़ा देखिए अपनी वर्ल्ड में चलाने लग गया ना, बिकॉज एक नई पावर्स एमर्ज हो गई। विलियम आर फॉक्स ने एक नया टर्म दिया, सुपर पावर्स।
और यूएसए को एक मतलब डोमिनेटर की तरह देखा जाने लगा दुनिया में कि भाई ये बहुत बड़े लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं कभी भी। तो बट डिस्टेंसिंग स्टार्टेड बिटवीन द यूएसए एंड द यूएसएसआर, एक तो कारण ये था। अब दूसरा कारण क्या था कि यूएसए अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर खेल रहा था और यूएसएसआर की अपनी आइडियोलॉजी थी। क्यों क्या हुआ? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1945 के बाद भाई यूरोप तो पूरा डिवास्टेट हो गया, खत्म हो गया पूरा, और यूरोप को चाहिए था जबरदस्त इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन, पैसा चाहिए था। उसके लिए यूएसए ने ऑलरेडी बना दिया था ब्रेटन वुड्स, ये भी ध्यान से आप सुन लीजिए, BRETTON, ब्रेटन वुड्स, WOODS। ब्रेटन वुड्स का मतलब है दो इंस्टीट्यूशन, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड WB वर्ल्ड बैंक। ठीक है, यूएसए ने तो इसको फॉर्म कर ही दिया था। ओके, तो इकोनॉमिकली जो यूरोप है वो डिवास्टेटेड था, तो उसको फंड प्रोवाइड करने के लिए। देन आफ्टर दैट यूरोप वांटेड इकोनॉमिक ओके एंड सिक्योरिटी, बोथ यूएसए एंड यूएसएसआर स्टार्टेड स्प्रेडिंग देयर आइडियोलॉजी। अब यहां से डिफरेंस स्टार्ट हो गया। पहला तो वो था, और भी कई सारे रीजन है, जो मैं प्राइमरी रीजन है उनको बता रहा हूं। अब यहां पे क्या मैटर हुआ, यूएसए ने क्या फैलाना शुरू कर दिया, डेमोक्रेसी विद कैपिटलिज्म। यूएसए को था कि यूरोप में जो मैक्सिमम कंट्रीज हैं वो डेमोक्रेसी ले लें, और यूएसए की, बिकॉज ये माना जाता है अकॉर्डिंग टू द, अब मैं देखिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि वो ऑप्शनल हो जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी इट इज सेड दैट डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी डू नॉट फाइट विद ईच अदर, और कैपिटलिज्म होगा तो यूएसए को अपना बेस एस्टेब्लिश करने के लिए काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। और यूएसएसआर अपनी आइडियोलॉजी लेके आया था, दैट वाज द मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म वाज इंप्लीमेंटेड बाय द व्लादिमीर लेनिन, द फर्स्ट रूलर ऑफ द यूएसएसआर। उन्होंने इसको इन द फॉर्म ऑफ लेनिनिज्म, कम्युनिज्म की फिलॉसफी लाए थे वो विद सोशलिज्म। ओके, दोनों पॉलिसी एक दूसरे को क्लैश करती है। तो यूएसए ने क्या फैलाना शुरू कर दिया, मोटा मोटा हमें कंसेप्ट समझना है, डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, और यूएसएसआर ने कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। किस एरिया में? मेनली तो पहले यूरोप में ही स्टार्ट किया था, बाकी फिर जो कोल्ड वॉर है वो यूरोप के बाहर मूव कर गई। ओके, मतलब फाइनली कोल्ड वॉर 1940, बिकॉज एज द वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड, द world was thrown into the new concept that is called as a cold war. Now what is cold war? Cold war means a high level of antagonism or distrust existing between the two superpowers. कोल्ड वॉर में क्या होगा कि मेनली यूरोप को अट्रैक्ट करना है। अब यूरोप को देखो दो चीजें चाहिए उस टाइम, ओके, ये आपको नॉर्मल अगर आपको समझ के चले तो यूरोप नीड टू थिंग्स, वन इज द इकोनॉमिक और दूसरा उनको सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि यूरोप अब इस हालत में नहीं है कि वो दोबारा लड़ सके। तो इकोनॉमिक के लिए तो मैंने आपको बताया यूएसए ने ब्रेटन वुड्स बना लिया और यूएसएसआर ने बनाया था काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस, बट यूएसएसआर एक बहुत बड़ा यूनिट था, उनके पास इतना पैसा नहीं था। और सिक्योरिटी में इन्होंने क्या बनाया, फॉर्मेशन ऑफ नेटो। यूएसए ने कहा कि भैया यूरोप में जो हमारे मेंबर हैं, जो हमारे साथ खड़े हैं, जो नेटो के मेंबर हैं, if there will be attack on any member, it will be considered as the attack on all. It is called as the concept of collective defense. Attack on one will be considered as attack on all. ठीक है, तो यूएसए ने नेटो को बना दिया। भाई अब हम थोड़ा नेटो के बारे में समझ लेते हैं। नेटो स्टैंड फॉर द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। के वैसे इसको इंग्लिश में भी बोला जाता है, क्योंकि जो नेटो है इसकी दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, वन इज द इंग्लिश एंड सेकंड इज द फ्रेंच। ये मैंने सबसे नीचे लिखा हुआ है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द नेटो इज द इंग्लिश एज वेल एज द फ्रेंच। और इसको फ्रेंच में क्या बोला जाता है, ओटेन, ऑर्गेनाइजेशिया दु ट्राइटे de l'Antique Nord। ओके, तो प्रोनाउंसिएशन हमने समझ लिया है इसका नेटो का, इनटू द इंग्लिश एज वेल एज इनटू द फ्रेंच। तो इट इज अ मिलिट्री अलायंस और अ कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट ऑफ 31 मेंबर स्टेट एज ऑफ अप्रैल 4, 2023। जो लेटेस्ट डाटा है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि फिनलैंड हैज ज्वाइंड द नेटो ऑन अप्रैल 4, 2023। प्रिंसिपल आर्टिकल 5 ऑफ नेटो सेज वन फॉर ऑल, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, दैट इज अटैक ऑन वन विल बी कंसीडर्ड अटैक ऑन ऑल। मोटो क्या है, एनिमस इन काउंसिल देन द लेबर, इट मींस अ माइंड अनफेटर्ड इन डेलिब्रेशन। फॉर्म्ड कब है, अप्रैल 4, 1949, और इसके हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ओके, चलिए इन्होंने तो यूएसए वालों ने तो नेटो बना दिया, अब यूएसएसआर भी इसको काउंटर करने के लिए कुछ तो बनाएगा ही ना। तो यूएसएसआर ने बनाया वॉर्सो। वॉर्सो इज द कैपिटल ऑफ पोलैंड, और वहां पर बैठ के ये पैक्ट बनाया गया, तो इसका नाम क्या हो गया, वॉर्सो पैक्ट। ओके, बट ये थोड़ा मतलब ज्यादा सक्सेसफुल नहीं था, क्योंकि देखो वो तो कब बना था नेटो, नेटो वाज फॉर्म्ड इनटू द 1949, अब ये बना है 1955 में, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप कोऑपरेशन म्यूचुअल असिस्टेंट, एंड इट वाज फाउंडेड इन May 14, 19, मतलब 5-6 साल बाद बना है नेटो से। प्लेस वॉर्सो डिसॉल्व कब हुआ,
क्योंकि 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, डिसॉल्व हो गया पूरा सिस्टम। तो अगर यूएसएसआर ही डिसॉल्व हो गया तो वॉर्सो क्या करेगा, तो वो भी डिसॉल्व हो गया। ओके, ये सब कंट्रीज आप देख लीजिएगा बाद में, ये सब कंट्रीज कुछ इसकी मेंबर थी। मेन तो उसका जो मेंबर था वो कौन था, यूएसएसआर ही था। ओके, सो बेसिकली why NATO and Warsaw was formed? NATO was formed to protect the USA and Western allies. जो भी USA और वेस्टर्न allies थे उनको एक डिफेंस प्रोवाइड करेगा नेटो। और इधर से why Warsaw was formed? It will protect the USSR as well as their allies. हमें नॉर्मल पूरा समझ में आ चुका है बिल्कुल अच्छे तरीके से। देन 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। अब हमें आगे की कहानी समझनी है, तो आगे की कहानी हम किसमें समझेंगे, हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम पूरा समझेंगे कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद यूएसए ने वर्ल्ड में अपनी कैसे चलाई, एज वेल एज द वी कैन से यूनिपोलैरिटी एज वेल एज द अमेरिकन हेजेमनी। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप पार्ट 2 भी जरूर देखिएगा, उसमें आपको पूरा समझ में आएगा कि नेटो का रोल क्या है 1991 के बाद, मतलब पोस्ट कोल्ड वॉर। ओके, 1991 में कोल्ड वॉर खत्म हो गया, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, और नेटो अभी क्या कर रहा है, और रशिया को उससे क्या प्रॉब्लम है, या फिर नेटो को रशिया से क्या प्रॉब्लम है, हमें वीडियो 2 में पूरा समझ आ जाएगा। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग।